चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स। जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए थे उसका क्या असर पड़ा, ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि दो तरह के, अभी हमने पिछले वीडियो में भी बात करी कि एक टेक्निकल रिफॉर्म्स थे और एक लैंड रिफॉर्म्स थे। टेक्निकल रिफॉर्म्स का मेन एम था सेल्फ सफिशिएंसी प्रोवाइड करना, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ा करके, जिसके लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाया। और दूसरा लैंड रिफॉर्म्स यानी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिसका मेन एम था लैंड टू द टिलर यानी सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्विटी प्रोवाइड करना। ठीक है, सो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इंडिपेंडेंस के दौरान लगभग 75% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। सिंपल पॉइंट है। मोरओवर प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। ठीक है, ड्यू टू द यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना तो मॉडर्न इनपुट्स थे, ना तो टेक्नोलॉजी थी, तो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस तो मिलना ही मिलना है। ठीक है ना। सो दिस स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर वाज परमानेंटली ब्रोकन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये जो लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्शन का जो दाग हमारे ऊपर लगा हुआ था, ये इस स्टेग्नेशन को ग्रीन रेवोल्यूशन ने हटाया। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में भी कि ये दो फेजेस के अंदर देखा गया। सबसे पहला फेज था मिड 60s टू मिड 70s, जिसके तहत हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया उन एरियाज में जो कि वाटर एफिलेंट स्टेट्स थे, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे इलाकों में इसका इस्तेमाल किया गया। और प्राइमरीली हमने इसमें वीट का प्रोडक्शन किया, यानी जहां जहां पर वीट प्रोड्यूस होता था हमने उन एरियाज को टारगेट किया, और उन एरियाज को टारगेट करते हुए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को एक्सपीरियंस किया। ठीक है, एक पहले फेज के अंदर यानी लगभग 10 वर्षों के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन ने वीट प्रोडक्शन में अपना फेवरेबल इंपैक्ट दिखाना शुरू किया। सो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेज, जब हम मिड 70s टू मिड 80s पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी को लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स में और कवर अप किया गया, और अदर क्रॉप्स जैसे कि राइस, बाजरा, मेज, ज्वार, इनको भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, बट ये बात मत भूलिएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन को हम वीट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्राइमरी कंट्रीब्यूशन यहां पर वीट की तरफ से आया। क्लियर। सो ये है फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम बात करेंगे कि क्या बेनिफिट्स मिले ग्रीन रेवोल्यूशन के। ठीक है, इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे पहला, मार्केटेबल सरप्लस मिलना शुरू हुआ। मार्केटेबल सरप्लस वो होता है, हमने प्रोडक्शन किया, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा, उसके बाद भी जो बच गया उसको हमने बाजार में बेचा। ठीक है जी, बाजार में बेचने के लिए पहले हम सोच भी नहीं पाते थे, क्योंकि इतना आउटपुट ही नहीं बनता था। विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इतना आउटपुट बनने लगा कि अब हम अपने कंजम्पशन के लिए भी गुड्स बना पा रहे हैं, और जो बच रहा है उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या उसको हम बाजार में बेच रहे हैं। ठीक है, सो अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस इज द वेरी फर्स्ट बेनिफिट, या मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बाद आता है बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। बफर स्टॉक मतलब हमने प्रेजेंट कंजम्पशन को फुलफिल किया, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमारा कंजम्पशन है हमने उसको बना लिया। इसके बाद भी अगर गुड्स बच रहे हैं तो हम नेक्स्ट ईयर के कंजम्पशन के लिए उसको स्टोर कर रहे हैं। ये स्टोरेज हम पहले सोच भी नहीं सकते थे। हम प्रेजेंट जनरेशन अपनी आज की नीड को फुलफिल कर ले, यही बहुत है। ठीक है, इतना आउटपुट ही नहीं बन पाता था। विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अब हम इतना आउटपुट बना पा रहे थे कि हम फ्यूचर का भी सोच रहे थे, और हम फ्यूचर की कंजम्पशन के लिए भी स्टॉक मेंटेन कर रहे थे। सो दैट्स बफर स्टॉक, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build stock which could be used in times of food shortage. फूड शॉर्टेज के दौरान अनसर्टेनिटी है, अगर मान लो है ना, फ्लड आ गया, कुछ हो गया, तो इस दौरान हम लोगों को कैसे फीड कराएंगे, बफर स्टॉक ने इसका आंसर दिया। राइट। थर्ड अचीवमेंट हम यहां पर देखते हैं, तो बेनिफिट टू द लो इनकम ग्रुप्स। देखो, अगर गुड्स की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस बढ़ेगा, ऑब्वियस है। तो अर्लियर प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, आउटपुट कम मिलता था, आउटपुट का प्रोडक्शन कम होता था, तो जो आउटपुट जितना बाजार में मिलता था
कंपैरेटिवली प्राइस उनका ज्यादा होता था। ठीक है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। धीरे धीरे जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडेप्ट किया तो हमने देखा सप्लाई गुड्स की यानी फूड ग्रेन्स की अच्छी हो गई है। अब जब सप्लाई अच्छी हो गई, सुनिए, सप्लाई अच्छी हो गई, डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई इंक्रीज हो गई, सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइस कम हो गया। प्राइस कम हो गया तो बेनिफिट मिला उस इनकम ग्रुप को जो पहले हाई प्राइस पर अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो लो इनकम ग्रुप्स को ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बेनिफिट मिला, क्रॉप के जो प्राइसेस थे वो कम हो गए। ठीक है, यहां पर large proportion of food grain was sold by the farmers in the market. Their prices declined relatively to other items of consumption. ठीक है, the low income groups who spend a large percentage of their income on food benefited from this decline with the relative prices. ठीक है, next one is shift from subsistence farming to commercial farming. हमारे देश का किसान पहले फार्मिंग करता था अपने गुजारे के लिए, अब वो सोच रहा है कि भाई मेरे पास में इतना बम्पर प्रोडक्शन है, मेरे कंजम्पशन के लिए हो गया, मैंने फ्यूचर के लिए अपना रख लिया, अब क्या, अब भी बचा हुआ है स्टॉक तो मैं क्या करूंगा, उसको बाजार में बेच रहा है। ठीक है, ये जो कन्वेंशनल आउटलुक था ना वो ब्रेक हुआ, अभी हम कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, यानी गुड्स को बाजार में लेकर जा रहे हैं और उसको बेचकर पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, सो ये आपने पढ़ा कि किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट किया और इंडियन इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाया, सेल्फ सफिशिएंट इन द एरियाज ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन के मामले में इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है जी, अब इसमें आपको पढ़ना चाहिए क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखिए क्रिटिकल अप्रेजल क्या है, अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को आप क्रिटिसाइज करते हो तो इसमें अच्छा बुरा दोनों चीजें आपको समझना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रेवोल्यूशन वर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट in enhancing agricultural production and productivity. Land reform और green revolution, land reform और green revolution मतलब technical reform. ठीक है, as a result of green revolution, India became self-sufficient in food production. Food production के मामले में India self-sufficient हुआ because of green revolution, and land reforms resulted in the abolition of zamindari system. Land reform से zamindari system खत्म हुआ तो equity boost हुआ. Technical reform, green revolution brought सेल्फ सफिशिएंसी एंड जमींदारी सिस्टम का अबॉलिशमेंट यानी लैंड रिफॉर्म, लैंड टू द टिलर, प्रमोटेड इक्विटी। ये अच्छी बातें बताई मैंने आपको। ठीक है, क्रिटिकल अप्रेजल में अच्छा बुरा दोनों बताया जाता है, राइट। सो अब यहां पर चेक करिए, द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी बिटवीन 1950 टू 1990 कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। मतलब समझिएगा, जितना कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर 1951 में देता था उतना कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का 1990 में नहीं था। ये परसेंटेज शेयर डिक्लाइन हुआ। ये अच्छी बात है बुरी बात है? अगर हम सोचें इसको तो भाई अच्छी बात है ना, एग्रीकल्चर पे लोगों का डिपेंडेंस कम हुआ होगा, हम तो यही सोच रहे हैं। भाई जीडीपी में एग्रीकल्चर का रेशियो अगर कम हुआ है दैट मीन्स कि बाकी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर डेवलप हुए होंगे, राइट। बट एट द सेम टाइम जब हम ये देखते हैं पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट, ये हम कम नहीं कर पाए। मतलब पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट का मतलब अराउंड 65% पॉपुलेशन कंट्री की आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, एम्प्लॉयड है, इवन टिल 1990 तक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 65% लोग ऑक्यूपाइड थे। 1950-51 में अगर हम आजादी के वक्त देख रहे थे तो 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। 40 साल बाद भी 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। क्या साबित हो रहा है यहां पर, क्या प्रूव करने की कोशिश हो रही है? मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर, एक्स्ट्रा पॉपुलेशन जो है ना, जो लोग एग्रीकल्चर से निकलकर जा रहे थे उनको इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा था, यानी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा था। इस वजह से वापस उनका डिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ बढ़ा और ये हमारे लिए एक फेलियर है। डिस्पाइट 40 years ऑफ प्लान डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट को 40 साल बाद भी आप एग्रीकल्चर पर लोगों का डिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन ये रिड्यूस नहीं कर पा रहे थे। 65% लोग एग्रीकल्चर पर अभी भी, 1990 की बात कर रहा हूं, अभी भी डिपेंडेंट थे। और आज हैरान मत हो, आज भी एट प्रेजेंट सिनेरियो अराउंड 44% लोग एग्रीकल्चर में ऑक्यूपाइड है। 44% लोग आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में
प्राइमरी रोल निभा रहे हैं ऑक्यूपेशन के तौर पर। नियरली 50% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है, तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। सो ये एक फेलियर है सर। अच्छी बात क्या बताई कि ग्रीन रेवोल्यूशन ब्रॉट सेल्फ सफिशिएंसी, लैंड रिफॉर्म्स ब्रॉट इक्विटी, बट एग्रीकल्चर डिपेंडेंस 65% जो कि रिड्यूस नहीं हो पाया। मींस apart from agriculture, industries and service sectors were unable to absorb the extra population apart from agriculture. ठीक है जी। सो ये आपने पढ़ा क्रिटिकल असेसमेंट या अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फ्रॉम 1950 to 1990।